So hello everyone, welcome back to Student Engineer Story. मैं हूं सौभाग्य महापात्र। रिसेंटली मैंने एक पोल किया था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो था JEE 2025 स्ट्रेटजी। जी हाँ, तो आज का वीडियो होने वाला है JEE 2025 स्ट्रेटजी। तो इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजी बताना शुरू करूं, आपको अपने दिमाग में एक गोल सेट करना है। अगर आपका गोल है कि भैया एक NIT अच्छा मिल जाए, NIT में एक अच्छे NIT में एक अच्छा ब्रांच मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा, तो आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। एंड अगर आपका ड्रीम है कि भाई IIT की सिवा और कुछ नहीं, IIT ही चाहिए, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही एसेंशियल टिप्स आपको मिलने वाले हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे सो दैट यू गेट IIT। तो अभी आप में से कुछ बच्चे जस्ट ही शुरू किए होंगे प्रिपेयर करना JEE 2025 के लिए, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी तक उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया होगा प्रिपेयर करना और शुरू करने ही वाले होंगे कुछ दिन में। तो मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चों में ये एक सवाल आता होगा कि भैया बहुत सारे बच्चे तो 9th क्लास से ही प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं, उनके पास तो 4 साल होने वाले हैं प्रिपेयर करने के लिए, हमारे पास तो सिर्फ 2 साल है, क्या हम ये कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ। क्यों? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? पहली बात तो अगर आपका एम JEE मेंस ही है तो मैं तो बोलूँगा आप हंसते खेलते 2 साल में JEE मेंस में एक अच्छा रैंक ले आएंगे अगर आप स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर आपका एम एडवांस्ड है तब भी मैं आपको बोलूँगा कि भाई 2 साल काफ़ी है अभी प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपको चिंता है कि भाई 4 साल बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, तो हाँ, कुछ बच्चे हैं जो सही में एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये केस ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 4 साल से हर एक बच्चे का अच्छा हो जाता तो फिर तो हर एक ड्रॉपर के पास 3 साल होते हैं। तो क्या ड्रॉपर के पास 3 साल होने से हर एक ड्रॉपर टॉपर बन जाता है? नहीं ना। तो बस इस बात को आप दिमाग से हटा दीजिए कि आपके पास कम टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है। सही डायरेक्शन में चलेंगे तो आप फोड़ देंगे। तो आपके प्रिपरेशन का पहला स्टेप होना चाहिए कि सबसे पहले जाके मेरा बुक्स वाला वीडियो देख लीजिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से बुक्स करने हैं। अगर आप मेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको लेवल 3 करने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन हाई लेवल बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मीडियम लेवल तक कर लीजिएगा, आपका प्रिपरेशन सेट है। लेकिन अगर आप एडवांस्ड वाले हो तो फिर भाई आपको हाई लेवल बुक्स करने ही करने। तो इस 2 साल की जर्नी में जो पहला चीज़ आपका सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए वो है ग्रास्पिंग पावर। ग्रास्पिंग पावर मतलब जो टॉपिक आपने कोचिंग से पढ़ा या फिर यूट्यूब से पढ़ा या फिर कहीं से भी पढ़ा, आपको वो ऐसा पढ़ना होना चाहिए कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया वो दिमाग में फुल इंस्टॉल होना चाहिए और आपको उसको दोबारा देखने की ज़रूरत ना ही पड़े। सीधा उस टॉपिक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जा सकें। इससे आपका बहुत समय बचेगा और इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर होगा, आप ज़्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे, दिमाग और खुल जाएगा। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, स्टे अहेड ऑफ योर कोच। इसका मतलब ये कि आपके कोचिंग में जो कुछ भी चल रहा है आप उससे 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप्स अहेड ही रहिए। जैसे कि अगर आपके कोचिंग में कंपाउंड एंगल्स चल रहा है बहुत दिनों से, तो आपको अपने आप में एक टारगेट रखना चाहिए कि अगर मेरा कोचिंग इसको 1 महीने तक चलाने वाला है, मैं इसको 10 दिन में निपटाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर जाऊंगा, खुद से पढ़ने की कोशिश करूंगा और खुद से पढ़ूंगा। वैसे भी वो कवर हो ही जाएगा लेटर ऑन कोचिंग में। खुद से पढ़ोगे आपके पास एक एडवांटेज भी रहेगा, उसको भी आप अच्छे से पढ़िए और कोचिंग प्रैक्टिस के साथ कीजिए। आप पूरा फुल डिपेंडेंट मत रहिए कोचिंग के ऊपर कि भाई मेरा कोचिंग सिलेबस ख़त्म करेगा तभी मेरा सिलेबस ख़त्म होगा। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, अगर आप ख़त्म कर पा रहे हैं तो करते रहिए और अपने पेस पे चलते रहिए। तीसरा चीज़, स्प्लिट क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसका मतलब ये कि आप एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस अलग अलग इंटरवल्स में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा रोटेशन, तो रोटेशन का आप कोचिंग मॉड्यूल और सेंगेज एक राउंड में ख़त्म कर दीजिए। अब क्या होगा, रोटेशन तो एक ना एक कोचिंग टेस्ट में फिर से पूछने जाने वाला है, तो उसके लिए आपको फिर से पढ़ना ही है। तो
इससे क्या होगा कि आपने अगर इससे कोचिंग मॉड्यूल्स और सेंगेज से रोटेशन ख़त्म कर दिया है तो टेस्ट से पहले आपको एक हाई लेवल बुक करने की ज़रूरत ही पड़ेगी या फिर कोई और रिसोर्स। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा जैसे अनुराग मिश्रा, अगर आपने कोचिंग मॉड्यूल और सेंगेज पहले राउंड में ख़त्म कर दिया, सेकेंड राउंड में अनुराग मिश्रा कर दिया, तो उससे क्या होगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिविजन भी हो जाएगा क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोचिंग से पहले टेस्ट से पहले कोई नोट्स रिविजन की ज़रूरत ही नहीं, प्रैक्टिस किया आप टेस्ट के लिए तैयार। ऐसे आप तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मैंने भी ये किया था। चौथा चीज़, डोंट गेट डिमोटिवेटेड इन दिस जर्नी। ऐसे बहुत सारे टेस्ट आएंगे जिसमें आपकी रैंक गिरेगी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आप टेस्ट को रैंक की तरह देखो ही मत ना, आप देखो कि अपने आप में आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या आप जो पहले टेस्ट में कमिट किए थे मिस्टेक्स, उनको आप रेक्टिफाई कर पाए अगले टेस्ट में? अगर आप कर पाए तो रैंक जाए भाड़ में, आपने इम्प्रूव किया है। यही आपको दिमाग में सेट करना है एम। एग्जाम तो 2 साल बाद है, अभी से क्यों डिमोटिवेट होना रैंक देख के, अभी तो सीखते चलो। 5वां चीज, मेंटेन शेड्यूल। शेड्यूल मेंटेन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3 दिन तक लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है। नहीं, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठाएं, 2 सब्जेक्ट्स को अच्छा खासा टाइम दें। अगर आपने मैथ्स एंड केमिस्ट्री उठाया तो मैथ्स को आप 4 घंटे दीजिए, केमिस्ट्री को 2 घंटे दीजिए। कोचिंग आवर्स को इंक्लूड करके 6 घंटे की पढ़ाई काफ़ी होती है। ये शेड्यूल आपको मेंटेन करना चाहिए। फिर अगले दिन आप मैथ्स एंड फिजिक्स कीजिए 3 आवर्स, फिर उसके अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर दीजिए 4 आवर्स अगेन। उससे क्या होगा, आपका फ्लो भी बनता रहेगा और आपको मज़ा भी आएगा। ये नहीं कि सब्जेक्ट एक अच्छा लग गया तो भाई बस उसके पीछे लग गए, उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। 6ठा चीज, बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल इसका मतलब कि आपको ऐसा देखना है कि आप कैसे अपने प्रिपरेशन को करें कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। हमें किसी भी टॉपिक पे कुछ पीएचडी नहीं करनी। मान लीजिए आप फिजिक्स में अच्छे हैं और आपके अगर एक अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपके पास अनुराग मिश्रा या फिर शशि भूषण तिवारी का एक हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, आपसे बन नहीं रहा और आप उसके पीछे लगे पड़े हैं। अगर आपने उसके पीछे 30-40 मिनट लगा के कर भी दिया सॉल्व, आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको बस उस पर 5-10 मिनट लगाना है। 5-10 मिनट लगा के अगर आपसे हो गया बढ़िया, नहीं तो उसका सोल्यूशन देखिए, फिर उससे सीखिए कि भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे उसको हैंडल करूँगा अगली बार। ये है प्रोफेशनलिज्म। ऐसे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट आ रहा है, आपके टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ रहा है और केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो इजी है। पता चला आपको फिजिक्स मैथ्स में पीएचडी करना है तो आप फिजिक्स मैथ्स को पढ़े जा रहे हो और केमिस्ट्री में आपने कुछ पढ़ा नहीं क्योंकि केमिस्ट्री हमें अच्छा नहीं लगता। टेस्ट में गए और केमिस्ट्री बहुत आसान आया था, आपकी टेस्ट में कम आ गए क्योंकि आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा। तो ये तो फालतू है ना। आपको इवेंचुअली तो केमिस्ट्री पढ़ना ही है, तो अभी से पढ़ो। केमिस्ट्री वो वाला चैप्टर तो आएगा ही जी एडवांस में। आपको ऐसे क्यों करना है कि भाई केमिस्ट्री मज़ा नहीं आ रहा तुम नहीं पढ़ेंगे, तो आपका टेस्ट में नंबर भी गिर सकता है और आपको डिमोटिवेशन भी फील होगा। सो बी प्रोफेशनल। 7th टिप, इंक्रीज स्टडी आवर्स। अब ये एक दिक्कत है बहुत बच्चों में, भाई स्टडी आवर्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे। मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ फिर मैं उठ जाता हूँ, 2 घंटा पढ़ता हूँ उठ जाता हूँ। देखिए ऐसे नहीं चलेगा। मतलब चल सकता है, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो 1-1 घंटा पढ़ते थे फिर उठ जाते थे और 1-1 घंटे के टाइम स्पैन में करते थे तो उनका हो जाता था। मैंने इसे कोशिश किया, मेरा बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने आप में इंटरेस्ट जगाने के लिए अपना फ़ोन में 2 घंटे का टाइमर लगा देता था और कोई एक चैप्टर को या फिर कोई एक बुक को रख देता था। उसमें जो भी मैं क्वेश्चंस टारगेट रखता था कि मान लीजिए मैंने नरेंद्र अवस्थी खोला और उसमें इस चैप्टर का लेवल 2 के 30 क्वेश्चन मुझे 2 घंटे में ख़त्म करने हैं। 2 घंटे से पहले हो गया 30 क्वेश्चन तो भाई और कुछ करूँगा, लेकिन जब तक 2 घंटे नहीं होते मैं उठूँगा ही नहीं चेयर से। पानी बोतल साइड में रख दिया, बस उठूँगा ही नहीं चेयर से। ऐसे करते करते मेरा स्टडी आवर्स बढ़ते रहे और आप स्टडी आवर्स बढ़ाएंगे, आपको पता चलेगा आप टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो टेस्ट में आपका स्टैमिना और इंक्रीज होगा और परफॉर्मेंस बढ़ेगा। स्टडी आवर्स इंक्रीज करने के लिए ये एक टिप आपको बहुत फ़ायदा आएगा कि हर एक चीज़ को टेस्ट की तरह समझिए कि 2 घंटे तक इसको 30 क्वेश्चन का टेस्ट बना दिया और जब तक
2 घंटे ख़त्म नहीं होते, मैं इसको टेस्ट की तरह दूंगा और मैक्सिमाइज़ करूँगा अपने स्कोर को। जी हाँ, मतलब मैक्सिमाइज़ करेंगे स्कोर को, मतलब हर एक क्वेश्चन को एक टेस्ट के क्वेश्चन के साथ देखिए, इसको कैजुअली अटेम्प्ट मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि फर्स्ट ट्राई में ही सही आंसर आ जाए। हाँ, आंसर की साइड बाय साइड मत चेक कीजिएगा क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होता। 8th टिप, कीप ऑन टेस्टिंग योरसेल्फ रेगुलरली। इसका मतलब ये कि अगर आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है जो हर 2 वीक में टेस्ट कर रहा है, तब तो बढ़िया है। आपको उस टेस्ट सीरीज के सिलेबस के हिसाब से अपना पेस मेंटेन रखना है कि इस टेस्ट में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको मैं अच्छे से बना के रखूं, और फिर जो टेस्ट में आएंगे आप अपने आप को एनालाइज कीजिए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी तो मार्केट में ऐसे बहुत सेलर्स हैं जो आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट के पेपर्स हैंड ओवर कर देंगे। उन टेस्ट को आप कोशिश कीजिए हर एक वीक में संडे के दिन 2-3 घंटे निकाल के, अगर छोटा सा टेस्ट हुआ तो 2 घंटे, बड़ा टेस्ट हुआ तो 3 घंटे, लाइक प्रॉपर जेई टेस्ट, उसको दे के अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कीजिए। अगर आप जेई मेंस के स्टूडेंट हो तो आपके पास फ्री रिसोर्स है एनटीए अभ्यास, वहाँ से हर एक संडे कर दीजिए। हाँ, लेकिन आप 11th में तो आपके पास बहुत टॉपिक्स है जो आपने कवर नहीं किया, तो इसलिए एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत सही रहता है क्योंकि आपको उस टॉपिक के हिसाब से टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। टिप नंबर 9, सिलेबस कंप्लीशन। आप कोशिश कीजिए कि जेई एडवांस्ड या फिर जेई, अगर जेई मेंस आपका टारगेट है, फर्स्ट अटेम्प्ट से के 2 महीने पहले आप सिलेबस खत्म कीजिए, और जेई एडवांस्ड के 6 महीने पहले आप अपना जो भी आपके डिजायर्ड सिलेबस है खत्म कीजिए। मान लीजिए आपका एम ही है मुझे बस 70% सिलेबस करके जाना है, मुझे इतनी रैंक चाहिए जेई एडवांस में, तो उस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए ताकि आप एम्पल टाइम दे सके मॉक टेस्ट देके इंप्रूव करने में। मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो ही आपका रैंक फाइनली इंक्रीज होता है, क्योंकि बहुत होता है कि बहुत बच्चे इनिशियली अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने कोचिंग में और बहुत बच्चे पीछे रहते हैं, लेकिन फाइनल 5-6 महीने में जो गेम पलटता है मॉक टेस्ट के थ्रू, आप वो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कितना चेंज हो जाता है चीज़ों में। तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका कोचिंग पीछे चल रहा है तो आपको अपने आप से एक आइडियल शेड्यूल रखना चाहिए कि भाई 2023 के एंड तक मैं ख़त्म कर दूँ अपना लाइक 2023 तो नहीं, आप 2025 है तो 2024 के एंड में ख़त्म कर दो अपना सिलेबस। टिप नंबर 10, मैंने बहुत बच्चों के, ये भी मैंने एक और पोल किया था जिसमें बच्चों के मैंने प्रॉब्लम्स पूछे थे, तो एक बच्चे ने बोला था, बहुत बच्चों ने ये भी वोट किया था कि भैया टफ क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे। तो टफ क्वेश्चंस का क्या तोड़ है? क्या ये तो नहीं होने वाला कि अगर आपने कुछ किया नहीं है टफ क्वेश्चन पे आ गए तो आपसे हो जाएगा? नहीं, टफ क्वेश्चन का क्या करना है कि ऐसे हो सकता है कि पहले 5-6 क्वेश्चंस आपसे ना हो, तो उनके अच्छे से सोल्यूशन रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें बंदा कर क्या रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, टफ क्वेश्चंस यही होते हैं कि आपके साथ 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता उसमें, 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स होकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, उन 3-4 कॉन्सेप्ट को ढूंढना है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसको तोड़ के देखिए कि हाँ यही कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो इसको मैं 1 by 1 लगाता तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे जितना आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट का ही तो गेम है, यही लगा देता तो क्वेश्चन बन जाता, और वो प्रैक्टिस के साथ होता रहेगा। डिमोटिवेट मत हो जाइएगा। टफ क्वेश्चन हम इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि हम सीख सकें, और आपके पास अब भी मैं बोल रहा हूँ 2025 तक का टाइम है। धीरे धीरे आप एंड तक बोल के है टफ क्वेश्चन क्या है, इसमें तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये कर देंगे, हो जाएगा काम। सो दीज वर द 10 टिप्स दैट यू मस्ट फॉलो in order to get your desired rank in JEE Mains और JEE Advanced। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने सिंसियरली ये जो मैंने टिप्स बोले हैं वो फॉलो कर दिया 2 साल के लिए कंसिस्टेंटली, तो आपको एक अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बात को दावा करके बोल सकता हूँ। तो मेरी बेस्ट विशेस है आपके प्रिपरेशन में। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा और आप इसको अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकें। I'll be happy to help you out if you have any other doubts regarding your preparation. Please post your doubts in the comments. I'll answer them. And all the best for your journey. Till then, signing out.